नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा को चुनौती देने के अपने कोशिशों में अखिलेश यादव ने अपनी ज़मीनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। ये कवायद कई स्तर पर, कई लेवल्स पर हो रही है। बूथ लेवल पर 1.5 लाख से ज़्यादा ब्लॉक लेवल एजेंट्स यानी बीएलए समाजवादी पार्टी ने उतारे हुए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत वोटिंग लिस्ट में जो बदलाव हो रहे हैं उन पर नज़र रखने के लिए टिकट दावेदार, जो समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार हैं, उनकी ज़मीनी हैसियत क्या है, उनकी ज़मीन पर लोग किस तरह से उन्हें देख रहे हैं, इसका आकलन और पार्टी की ताकत का आकलन करने के लिए सर्वे भी पार्टी करवा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता रहा है, 2022 में खास तौर पर यह आरोप लगा था कि वो आग लगने के बाद कुआं खोदना शुरू करती हैं, यानी जब चुनाव सिर पर आ जाते हैं उसके बाद वो तैयारियां शुरू करती हैं और बाद में ये होता है कि तैयारियां देर से शुरू की वरना अच्छे नतीजे आ सकते थे। अखिलेश यादव इस बार ये इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं लेना चाहते। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से उत्साहित समाजवादी पार्टी क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर पाएगी? जानने के लिए हमारे साथ हैं द प्रिंट के असिस्टेंट एडिटर प्रशांत श्रीवास्तव। प्रशांत, सबसे पहले समाजवादी पार्टी जो अपनी तैयारियों का दावा कर रही है, क्या उसके उम्मीदवार भी फाइनल होने शुरू हो गए हैं? दरअसल इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक खबर छपी कि 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की योजना बना रहे हैं अखिलेश यादव। जी, खबर मैंने भी पढ़ी, लेकिन मेरे पास की पुख्ता जानकारी नहीं है कि अभी वो घोषित करने का हम्म। प्रक्रिया शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। जो मैंने पता किया और जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक अभी किसी को भी कंफर्म नहीं कहा गया है कि आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि अखिलेश यादव के करीबी जितने भी लोग हैं वो सब ये कहते हैं कि अखिलेश यादव का नेचर है कि अगर उनसे कोई भी टिकट मांगने के लिए आता है तो सबसे वो कहते हैं कि जाओ तैयारी करो। वैसे मना नहीं करते हैं, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति किसी को मना नहीं करता कि जाओ तैयारी मत करो। तो हम्म। क्योंकि डिसाइड तो ये होता है जब 3 या 4 मजबूत कैंडिडेट एक सीट पर तैयारी करते हैं तो 4 में से किसी एक को ही टिकट मिलता है। लेकिन वो बाकी 3 को नाराज कैसे कर सकते हैं? अगर अभी भी चुनाव में लगभग 11 महीने का समय बाकी है, लगभग 11-12 महीने का समय बाकी है, तो अभी वो कैसे मना कर दें कि तुम तैयारी मत करो, कि तुम तैयारी करो? है ना। बस ये जो चर्चा हुई 108 सीटों का, वो ऐसे हुआ कि पिछले दो उसके मैं इंसिडेंट जो मैंने ऑब्जर्व किए वो ये थे। पहला तो ये कि लखनऊ की जो कैंट विधानसभा है वहां पर प्रभारी बनाया गया पवन पांडे को, वहां पर प्रभारी बनाया गया विनय तिवारी को। तो उसका लोगों ने एक कारण बनाया कि भाई कैंट विधानसभा जो है लखनऊ की, वो समाजवादी पार्टी 2012 में भी नहीं जीती, 2017 में भी नहीं जीती, 2022 में भी नहीं जीती। हम्म। यानी पिछले 3 चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीती। तो ऐसे कौन सी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी आइडेंटिफाई कर रही है कि वहां पर जो है चैलेंज देना है और पहले पहले से तैयारी करनी है? तो कुछ लोगों ने डेटा निकाला कि लगभग 108 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी 2012 में भी नहीं जीती थी, 17 में भी नहीं जीती थी, 22 में भी नहीं जीती थी। तो वहां पर हो सकता है कि तैयारी पहले से इस बार शुरू कर दी जाए। दूसरा जो एक हिंट मिला वो ये मिला कि पिछले दिनों कुछ जिलों से सूचना आई कि समाजवादी पार्टी द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। और जैसे कि उसमें उन्नाव की भी एक सीट थी जो समाजवादी पार्टी पिछले 3 बार से नहीं जीती, और भी जिलों की कुछ सीटें थी। तो उससे लोगों को लगा कि शायद उन सीटों पर सर्वे पहले हो रहा है जहां पर पिछले 15 साल से हम लोग चुनाव नहीं जीते हैं। हम्म। लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है तो अखिलेश यादव ने कुछ स्पेसिफिकली नहीं ऐसा कुछ कहा है कि 108 सीटों पर हम पहले घोषित कर देंगे। हाँ, ये है जो सीटें कमजोर हैं, खासतौर से पश्चिम यूपी की तमाम सीटों पर उम्मीदवार थोड़ा पहले जरूर घोषित हो सकते हम्म। हैं। जैसे मान लीजिए अगर चुनाव फरवरी में होने हैं, जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, तो हो सकता है कि नवंबर में या अक्टूबर में जो है उसका घोषणा होना शुरू हो जाए। लेकिन अक्टूबर से पहले समाजवादी पार्टी लिस्ट जारी कर देगी, ये कहना हम्म। मतलब मुझे तो बहुत इट्स टू अर्ली टू से लग रहा है। लेकिन एक तरीका है अखिलेश यादव का कि जैसे उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता है कि हमें चुनाव लड़ना है तो मना नहीं करते, कहते हैं हाँ हाँ तैयारी करो, मजबूती से करो। अब उनमें से कुछ लोग कई बार बाहर निकल के मीडिया में भी कह देते हैं कि देखो हमारा तो टिकट पक्का हो चुका है। तो ऐसा हम्म। नहीं है। लेकिन जो अखिलेश यादव के करीबी हैं नेता, जिनको लड़ना ही लड़ना है, चुनाव लड़ चुके हैं, भले ही जीतना पाए हो पिछले 2 चुनाव या 3 चुनाव, लेकिन अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, तो उनका टिकट होना एक तरीके से तय माना जाता है। तो उस वजह से ये एक तरीके से ये एक लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 108 सीटों पर जो है वो जुलाई अगस्त से इस कैंडिडेट घोषित, यानी लगभग 6 महीने पहले ही कैंडिडेट दे देगी।
6 महीने पहले मुझे नहीं लगता कि ऑफिशियली देगी। हो सकता है कि उनमें से कईयों को कह दे कि चुनाव लड़ना है, तैयारी करो, मजबूती से करो। लेकिन ऑफिशियली कोई लिस्ट 6 महीने पहले जारी कर देगी समाजवादी पार्टी, ये मतलब अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। और मेरी भी पास हम्म। भी ऐसी जानकारी नहीं कि ऐसा होने जा रहा है। जो कुछ भी होना है वो अक्टूबर यानी दिवाली ऑनवर्ड से ही होना है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मुझे भी याद है कि अभी तो 1 साल के करीब बचा हुआ है। अभी से भी 3-4 महीने पहले हमारे इसी शो में समाजवादी पार्टी के एक नेता आए थे। मैंने उनसे कहा कि भाई इस बार तो 6 महीने पहले सुना है कि आप टिकट टिकट की घोषणा कर देंगे। तो उन्होंने कहा आप मानिए कि टिकट की घोषणा हम कर चुके। तो वो अभी तो 12 महीने बचे हैं, वो तकरीबन 16 महीने जब बचे हुए थे तब भी। और वो वही बात थी कि जो भी लोग टिकट मांगने आते हैं, शायद सभी को या कम से कम उनमें से जो मजबूत कैंडिडेट हैं उन्हें तैयारियों के लिए कह दिया जाता है। हाल में अखिलेश यादव ने अपने सभी सांसदों की एक मीटिंग की थी लखनऊ में। राज्यसभा के भी सांसद थे, लोकसभा के भी सांसद थे। माना जा रहा था कि वो भी विधानसभा की तैयारियों के लिए जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। क्या आपके पास उस बैठक और विधानसभा की तैयारियों से जुड़ी हुई कोई सूचना? देखिए, उस बैठक में भी किसी को ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी किसी पर्टिकुलर नेता को। उसमें एसआईआर और विधानसभा चुनाव दो अहम मुद्दे थे कि एसआईआर में हमसे कहाँ चूक हो रही है, क्या हमें और करना चाहिए, उस पर बात हुआ। और दूसरी बात जो उस बैठक में हुई वो ये हुई कि विधानसभा चुनाव को लेकर आपके जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ क्या फीडबैक है और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उस चीज को लेकर वो बैठक थी, जिसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ओवर हाइप बना के कहा गया कि ये 37 सांसद जो हैं समाजवादी पार्टी के अब ये डिसाइड सब। करेंगे और इनका हाँ, भूमिका हो जाएगा, 37 इम्पोर्टेंट हो 37 जाएगा। जिताएंगे 27, इस तरह का कुछ हाँ नारा वारा हाँ, भी 37 कॉइन हो गया जिताएंगे था। 27, इस तरह का हाँ। नारा भी क्वाइन हुआ। लेकिन वो एक नारा तो दिया ही जाता है। और अखिलेश हम्म। यादव का बेसिकली जो एक वर्किंग स्टाइल है वो हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। जैसे अगर उनके पास सपोज करिए कोई मिलने जाता है और कहता है कि मुझे उस पर्टिकुलर सीट पर जो है तैयारी करनी है, इस बार तो मैं अभी तक यहाँ लड़ता आया हूँ लेकिन अब मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा भैया, मैं वहां से इस बार हम्म। लड़ना चाहता हूँ। तो अखिलेश यादव का अगर कोई वीटो लगा होता है, इन द सेंस कि अगर वो सीट किसी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के करीबी की होती है या उनके घर से कोई बेटा बेटी वहां से विधायक रह चुका होता है या अभी लड़ना चाहता है, तो अखिलेश यादव भले ही रोक दें। वरना अखिलेश यादव कह देते हैं कि जाओ तैयारी करो, वहां पर भी तैयारी कर लो, है ना। तो वो किसी को मना नहीं करते हो, मना क्यों करें। अभी हम्म। तो वो तो चाहते हैं पार्टी 403 सीटों पर एक्टिव हो। तो लोग हम्म। उनके नेचर से जो उनका फीडबैक आता है उसके हिसाब से लोग ये क्वाइन कर लेते हैं कि उनकी ओर से ओके हो गया है और टिकट इस बार डन मानिए। तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि देखिए, जो लोग लगातार पार्टी के बीच बैठते हैं, पार्टी के लीडरशिप से टच में हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस तो होता ही है कि हम लगातार लीडरशिप से मिल रहे हैं, लीडरशिप हमको मना नहीं कर रही है, तो उम्मीद ये करी जाती है कि वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई भी मुझे ऐसा कोई मैंने सारे सूत्रों से अपने जितने भी वहां हैं सबसे पता हम्म। करने की कोशिश करी कि वाकई 108 सीटों पर घोषित हो गया है या हो जाएगा, या अभी से लोग कह रहे हैं बाहर की घोषित हो चुके कई सीटों पे। तो सबका ये कहना था कि उन्होंने कईयों को ये जरूर बोल दिया कि तैयारी करो जाके। उन्होंने ये हम्म। ऐसा कुछ वो नहीं है कि पार्टी के अंदर उन्होंने किसी को रोक दिया हो कि तुम वहां मत तैयारी करो, वहां तो वो लड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सबको जो उनको लगता है कि पॉजिटिव आउटकम ला सकता है उनको वो कहते जा रहे हैं कि आप तैयारी करो, आप तैयारी करो। उसमें कई सीटों पे दो दो कैंडिडेट भी हैं, तो अब दो तो नहीं लड़ेंगे, एक लड़ेगा तो एक ही, हाँ। है ना। तो इस तरीके और से वो कहते जा रहे हैं कि आप तैयारी करो। और भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्लैरिटी हो कि एक खेमा बीजेपी का और एक खेमा अखिलेश यादव का है, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव लगातार इस बात को अंडरलाइन करते रहना चाहते हैं कि बीजेपी को यहाँ टक्कर देने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। ताकि वो जो ओवैसी जैसे फैक्टर बीच बीच में मार्केट में आते हैं, मायावती की सक्रियता की खबरें बीच में आती हैं, तो कम से कम अखिलेश यादव अपने उन खास वोटरों को लगातार ये अंडरलाइन करते रहना चाहते हैं कि मैं लगातार सक्रिय हूं और बीजेपी को टक्कर मैं ही दे रहा हूं। आपको लगता है कि ये भी एक वजह है? हाँ। हाँ। हाँ, बीच में ये खबर भी उड़ाई गई उस लोकसभा के सांसदों की जो बैठक हुई, लोकसभा राज्यसभा सांसदों की अखिलेश यादव के साथ। उसके हम्म। बाद एक खबर उड़ाई गई कि ओवैसी को लेकर भी बात हुई, गठबंधन को लेकर, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था। और समाजवादी हम्म। पार्टी की ओर से बहुत क्लैरिटी है कि ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करना है, क्योंकि हम्म। समाजवादी पार्टी को ये एहसास है कि बिना गठबंधन करे चुनाव पोलराइज होने की स्थिति में आ जाता है। अगर हम गठबंधन कर लेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी। फिर आप जिस वोट को आप लेना चाह रहे हो उसका 80 से 85% तो आपको पड़ता ही आया है, 2022 में भी पड़ा है बिल्कुल। ना। ओवैसी को साथ लेने के चक्कर में आप 4% वोट अपना मान लीजिए 85 से 90 हो गए, लेकिन इधर हम्म। आप का कितना वोट का नुकसान हो जाएगा। तो ये समाजवादी पार्टी को भी इस बात का डर रहता है कि बीजेपी इस मुद्दे को
एक खींच ले जाएगी या ले उठेगी। अगर ये हम ऐलान कर देते हैं कि ओवैसी के साथ अलायंस करना है, तो मुझे नहीं लगता कि ओवैसी के साथ कोई अलायंस यहाँ पर होना है। अलायंस की पिक्चर समाजवादी पार्टी की लगभग क्लियर है। अलायंस कांग्रेस के साथ होना है। एक दो पार्टी, छोटी पार्टियां एडजस्ट हो जाएंगी। पल्लवी पटेल को लेकर थोड़ा क्लैरिटी अभी नहीं है। हालांकि पल्लवी पटेल की कोशिश है कि वो इसी अलायंस में रहे और वो समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं, तो चीजें को ठीक करने की कोशिश करी जा रही है पल्लवी पटेल की ओर से। लेकिन मोटा मोटा अलायंस जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का होना है। कांग्रेस को मेरे ख्याल में कांग्रेस 100 सीटें मांगेगी और लगभग 60 70 65 सीटों पर मेरा अपना मानना है कि बात बन जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी हालांकि 45 से 50 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहती है, लेकिन जब बार्गेनिंग टेबल पर आप बैठते हैं तो 10 15 सीटें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। तो उस हिसाब से अखिलेश यादव अपने बैठकों में भी, जो मेरी जानकारी पिछले दिनों जब उन्होंने जिला अध्यक्षों को बुलाया और अलग अलग जिला यूनिटों को बुलाया, तो वो अपनी बैठक के दौरान ये पूछ ले रहे थे कि इसमें से कांग्रेस को कौन सी सीट दे दें। से कोई पर्टिकुलर जिले का टीम आया तो उससे पूछा कि 5 विधानसभा सीटें आपके जिले में हैं, तो इसमें से कौन सी कांग्रेस के लिए छोड़ देनी चाहिए। तो आमतौर पर ज्यादातर लोग इसमें सबसे कमजोर सीट जो जिस जिले की हो रही थी, लोग वो हम्म बता रहे थे कि अच्छा हाँ ये कमजोर है और शहरी सीट है, ये आप कांग्रेस को दे दीजिए। तो उस हिसाब से वो हर जिले में, जो उनके जो गढ़ वाले जिले हैं, आजमगढ़ और कन्नौज और फरुखाबाद और इस तरह के जो जिले, इटावा वगैरह को छोड़ के जो बाकी जिले हैं, मतलब 75 में से जो 65 जिले बाकी हैं, उन 65 जिलों में वो हर इस जिले में 1 या 2 सीटें कांग्रेस के लिए आइडेंटिफाई मन में जरूर करके चल रहे हैं कि हाँ एक एक सीट ये अगर छोड़नी पड़ी तो इसको छोड़ देंगे। हम्म लेकिन कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद जैसे नेता जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलते हुए दिखते हैं हमें, तो वो क्या प्रेशर टैक्टिक्स है या इमरान मसूद जैसे नेताओं की अपनी इलाकाई पॉलिटिक्स है? दोनों चीजें हैं। और वो अपने इलाके हम्म में वो मजबूत नेता रहे हैं और वो कहा जाता है कि भले वो खुद ना जीते लेकिन वो किसी को जिताने की क्षमता रखते हैं उस तरफ, तो ये कहा जाता था। लेकिन ये जो जीत हुई थी 2024 की, ये अलायंस की जीत थी। ये दोनों लोग मिलके लड़े थे चुनाव, इसलिए ये जीत हुई थी 2024 में। तो इमरान हम्म मसूद की जीत रही हो या बाकी सांसदों की जीत रही हो, ये अलायंस की जीत थी। और इमरान मसूद, देखिए इमरान मसूद के साथ क्या है कि इमरान मसूद 3 4 लोग को वहां वादा कर चुके हैं कि आपको चुनाव लड़ाना है। उनमें से वहाँ के एक जिला अध्यक्ष भी हैं, उनके घर घर पे भी एक टिकट होना है। और एक टिकट वो वहाँ जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से, हालांकि है, उनको भी उड़ाना चाहते हैं। तो 3 लोग तो यही हो गए जो जिनको क्या नाम है उनके पास है। तो 3 सीटें कहाँ सहारनपुर में दे देंगे? जो मुझे अपना अंदाजा है कि मैक्सिमम 2 सीटें हम्म सहारनपुर में जा सकती हैं। तो एक हो सकता है इमरान मसूद अपने घर में किसी को लड़ाएं, एक हो सकता है किसी बाहरी को लड़ाएं। लेकिन उनका जो आशू मलिक का और इमरान मसूद का टसल है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स ज्यादा है। और हम्म अभी टसल बढ़ता ही जाता है, बीच बीच में लगता है कि शायद चीजें ठीक हो गई, नहीं हुई, लेकिन वो कुल मिला के प्रेशर टैक्टिक्स ज्यादा लगता है। लेकिन जो मेरा अपना आकलन है वो यही कहता है कि इमरान मसूद को कि भले ही कितना बयान देते रहे, लेकिन एट द एंड वो भी, उनको भी पार्टी लाइन माननी है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से आशू मलिक कितना कहते रहे कि नहीं इस बार लड़के देख लें, ये हो जाए वो जाए, इमरान मसूद के लिए 1 2 सीटें तो छोड़नी ही पड़ेंगी। यानी 1 या 2 सीटों पर मुझे लग रहा है कि वो एट द एंड 2 सीटों पर बात बन जाएगी कि वो इमरान भले ही कोशिश कर रहे हो कि 4 सीटें सहारनपुर में समाजवादी पार्टी छोड़ दे, जो कि मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली पॉसिबल। किसी भी जिले में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए 4 सीटें नहीं छोड़ने जा रही। हाँ कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं, रायबरेली, अमेठी और बनारस, लखनऊ, सहारनपुर, बाराबंकी, बाराबंकी भी नहीं बल्कि लखनऊ और आपका प्रयागराज, बनारस, ये कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ देगी। बाकी जगहों पर मुझे लगता है कि एक एक सीट ही समाजवादी पार्टी छोड़ेगी। पिछले दिनों हम्म कुछ जिले जिले यूजीसी तो का ऐसे भी होंगे जहां पर जहाँ एक बीसी, और आपने कहा कि वो जो 8 10 जिले तो जहाँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, वहाँ तो बिल्कुल चांस नहीं बनेंगे। यूजीसी का मुद्दा पिछले दिनों पूरे देश में छाया रहा। समाजवादी जो मौजूदा स्थिति है वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुनने के बाद यूजीसी ने जो अपने नए नियम बनाए थे उन पर फिलहाल रोक लगा दी है और मार्च में अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। प्रशांत, हमने अखिलेश यादव को लगातार इस मामले पर मुखर देखा। क्या पार्टी के लेवल पर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कोई रणनीति बनाई है, क्योंकि ये मुद्दा अभी कोर्ट में है और तमाम संभावनाएं हैं कि ये जारी रहेगा अगले कुछ हफ्तों तक, अगले कुछ महीनों तक, और तूल पकड़कर सड़कों पर अगर आता है तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर इसका प्रभाव दिख सकता है? देखिए पार्टी की लेवल पर तो यही कहा गया है कि इस पर बहुत बयानबाजी ना करें, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता इस पर बहुत खुलकर नहीं बोल रहे हैं।
कुछ हम्म नेताओं के बयान जरूर आए, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर वो ट्वीट कर रहे हो या इस मुद्दे को उठा रहे हो बार बार मीडिया में, तो ऐसा नहीं है। पार्टी की ओर से थोड़ा सा इस बार बैलेंस रहने को कहा गया। इवन अखिलेश यादव का जो स्टेटमेंट था वो भी काफी बैलेंस्ड स्टेटमेंट था, जिसका एक तरीके से एक ऑब्जर्वेशन अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अखिलेश यादव 2027 का जो कैंपेन है, भले ही वो पीडीए की लाइन पे लड़ रहे हो, लेकिन वो अपने इस कैंपेन को एंटी अपर कास्ट कैंपेन पर नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि 2022 हम्म में कहीं ना कहीं कैंपेन उस लाइन पर चला गया था। और अखिलेश यादव जानते हैं कि जो 24 का जो मोमेंटम बना है वो इस वजह से बना था कि कहीं की राजपूत नाराज है, राजपूतों की नाराजगी पश्चिम यूपी से शुरू हुई और वो समाजवादी पार्टी के फेवर में चली गई। तो 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को लगता है जो ब्राह्मणों की नाराजगी है, जो एक कहा जा रहा है, कुछ लोग उसको सो कॉल्ड नाराजगी भी कह रहे हैं, वो नाराजगी जो है वो समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाए। तो अखिलेश यादव की यही कोशिश है। और उसके तीन चार पॉइंट्स आप देख लीजिए। एक तो अखिलेश यादव का यूजीसी पर बहुत ही बैलेंस्ड स्टेटमेंट। दूसरा, अखिलेश यादव जो इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं उसका वो हम्म बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और पिछले दिनों शंकराचार्य के मुद्दे पर जो अखिलेश यादव ने स्टैंड लिया, तो हो सकता है कि अपने मंदिर जो बनवा रहे हो वहां पर भी आपको तमाम धर्मगुरु, और हो सकता है कि शंकराचार्य ही क्यों ना और भी तमाम लोग को अखिलेश यादव वहां पर बुलाना चाहेंगे, इनविटेशन देना चाहेंगे, उस मंदिर का एक भव्य आयोजन अखिलेश यादव करना चाहेंगे। तो थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व वाला फैक्टर भी हल्का हल्का बयानबाजी में और एक्टिविटीज में आए दिन आप देखते होंगे। अखिलेश यादव कम से कम 5 से 6 बार अब तक ट्वीट कर चुके हैं उस मंदिर का वीडियो जो वो बनवा रहे हैं, और वो बड़े एक्साइटेड हैं। उनके आसपास के लोग बताते हैं कि उस मंदिर को लेकर अखिलेश यादव काफी एक्साइटेड है, लोगों से तारीफ करते हैं जिस तरीके से वो उसका कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। और तमाम हम्म जगह से, राजस्थान से और इधर उधर से वहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थर और तमाम चीजें वहां पर लाई गई हैं, और लेबर जो बुलाया गया है वहां पर। तो अखिलेश यादव कंस्ट्रक्शन के मामले में अखिलेश यादव के लिए हमेशा आलोक रंजन जो कि उनके सलाहकार हैं, अब पहले यहाँ चीफ सेक्रेटरी होते थे, कि वो हमेशा कहते थे अखिलेश यादव को क्वालिटी वर्क पसंद है। वो हमेशा कहते हम्म थे कि क्वालिटी पर फोकस हो, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस में रहा हो। क्वालिटी, वो अपना टेम्पल भी जो बनवा रहे हैं उसमें क्वालिटी पर बड़ा फोकस उनका दिखेगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा हो या यूजीसी पर बैलेंस स्टेटमेंट हो या जिस तरह के भी मुद्दे आ रहे हैं, या फिर माता प्रसाद पांडे को यहाँ पर नेता विपक्ष बनाना हो, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कोशिश, या एक फैक्टर और ऐड कर लीजिए, कांग्रेस को साथ में लेना हो, वैसी को ना लेना हो, तो वो भी ये कहीं ना कहीं एक कैंपेन जो है वो दिखाना हो कि हम एंटी अपर कास्ट नहीं है, भले ही हम पीडीए की बात कर रहे हो, पिछला दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हो। हालांकि पीडीए भी वो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। अभी जो पिछले दिनों भुवनेश्वर में और बेंगलोर में और हैदराबाद में जो उन्होंने कार्यक्रम किया, वो कहीं ना कहीं एआई को लेकर कार्यक्रम था, तो वो भी एक यूथ को, पढ़े लिखे यूथ को साथ में लाने का कोशिश करना। तो वो कोशिश कहीं ना कहीं यही है कि एंटी अपर कास्ट कैंपेन ना जाए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर होगा समाजवादी पार्टी के कैंपेन का, क्योंकि 2022 में ये मैसेज उस तरह से नहीं गया था, और वो चुनाव जो है अंत तक आते आते, माहौल तो शुरुआत में समाजवादी पार्टी के फेवर में बना, लेकिन अंत तक आते आते मामला डिरेल हो गया। मैं बिल्कुल, हम्म शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव लगातार सक्रिय रहे। वो अपने खास अंदाज में, सटायरिकल अंदाज में ट्वीट्स करते ही रहे। तो आपको लगता है कि वहाँ वो भी एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के अगेंस्ट नज़र आता हो और अखिलेश यादव को फ़ायदा देता नज़र आता हो? नहीं, देखिए, बीजेपी के अगेंस्ट किसी को मुद्दे को कहना तो नहीं ठीक है, लेकिन हाँ, एक समाजवादी पार्टी को एक मौका तो मिल गया, अपोजिशन पार्टी को एक मौका तो मिल गया उस मुद्दे को भुनाने का। जो नोटिस दिया गया प्रशासन की ओर से, 2 बार नोटिस गया, तो उसमें से एक मौका मिल गया कि भाई आप शंकराचार्य से, मतलब ऐसा, हालांकि मामला उसका सुप्रीम कोर्ट की में जब गया था उसमें टिप्पणियां भी आई थी और तमाम खबरें भी 2022 की आप देख सकते हैं। लेकिन ऑपोजिशन को एक मौका मिल गया जो लाठीचार्ज हुआ वहां पर उसके बाद। हम्म तो ये कह देना कि बीजेपी का इससे नुकसान है, ये तो कहना मतलब बहुत डायरेक्टली अभी ठीक जल्द नहीं है। अभी लेकिन वक्त भी काफी समाजवादी है। पार्टी को एक मौका मिल गया कि उस मुद्दे को भुनाने का, और ये दिखाने का कि हम भी साधु संतों के साथ हैं, और तमाम साधु संत, शंकराचार्य का कद जो है इतना बड़ा होता है सनातन धर्म में, तो शंकराचार्य भी हमारे साथ हैं। वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स के आप सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो उसमें अखिलेश यादव से बातचीत का ऑडियो आप देखेंगे तो वायरल हो रहा है, जो ऑडियो और वीडियो। और जो समाजवादी पार्टी के नेता वहां पहुंच रहे हैं, विपक्ष के नेता वहां पहुंच रहे हैं, उनका वीडियो भी वहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों के आप सोशल मीडिया अकाउंट पर देख सकेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया है जिसको इनकैश किया जा रहा है। उस मौके को एक तरीके से ब्राह्मण चेतना से भी जोड़ा जा रहा है कि देखो, ब्राह्मण जाग रहा है यूपी में और वो इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा। अखिलेश यादव
एक दो बार इस बात को भी कह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कोशिश है अखिलेश यादव की कि ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ आए, ताकि चुनाव में एक नैरेटिव बनाने में एक हेल्प मिलती है। हम्म जब जो इन्फ्लुएंशियल तबके हैं समाज के आज की तारीख में, वो उनमें से कोई तबका साथ में होता है या एंटी बीजेपी होता है। बिल्कुल। एसआईआर के मुद्दे पर वोटिंग लिस्ट को लेकर जो पूरी एक एक्सरसाइज चल रही है, समाजवादी पार्टी के 1.5 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल असिस्टेंट जो हैं वो बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं वो सड़कों पर हैं। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि भाई नज़र बनाए रखिए, इसमें कोई घपलेबाजी ना हो, लेकिन दूसरी तरफ उनका एक बिल्कुल कैंपेन जैसा फॉर्म 7 को लेकर चल रहा है कि बीजेपी के लोग नकली सिग्नेचर करके खुद ही फॉर्म छापकर पीडीए के वोटरों के नाम काट रहे हैं, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के नाम काट रहे हैं। तो ये भी क्या आप इसे एक प्रेशर टैक्टिक्स देख रहे हैं कि वो पहले से ही एक प्रेशर बीजेपी के ऊपर इसको लेकर बनाना चाहते हैं, या अखिलेश यादव को ये डर है कि यहाँ पर कोई किसी तरह के कोई उनके साथ कोई गड़बड़ हो सकती है, नुकसान हो सकता है उन्हें? हाँ, एक तरीके से अवेयर करना अपने तबके को, और पहले से एक थोड़ा सा माहौल उस तरह से बने ताकि प्रेशर पड़े, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं रहता ही, प्रेशर टेक्निक्स तो हर पॉलिटिकल मूव के बिहाइंड रहती है। हम्म लेकिन यहाँ पर एसआईआर में जो बड़ा इंटरेस्टिंग काम एक तरीके से समाजवादी पार्टी की, बल्कि एक तरीके से बहुत मदद हो गई कि उनके 1.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट तैयार हो गए, है हम्म ना। तो वो उनके जो समाजवादी पार्टी के जो अपने बूथ पर जो कार्यकर्ता तैयार हुए हैं, मुझे कोई बता रहा था कि इतना डीप जो है हमारा पत्रावली, यानी कि जो इतना डीप, अगर उसको डॉक्यूमेंटेड तरीके से अगर कहा जाए, तो कभी भी उनके पास 1.5 लाख से ऊपर बूथ वर्कर्स के इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर और सब कुछ अब आ गए हैं। इतना नीचे तक जो है संगठन जो पहुंच गया इसी एसआईआर की एक्सरसाइज के बहाने, ये पहले नहीं था। अब क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर बना के देने थे, तो बना के दिए, इसी बहाने अंतिम बूथ तक जो है उनका एक वर्कर जरूर पहुंच गया। तो वो वर्कर डेडिकेटली, क्योंकि उसका अब नाम आ चुका, नंबर आ चुका, और वहां निश्चित तौर पे अब उस जिले भर में तो वायरल ही हो चुका होगा। तो वो एक समाजवादी पार्टी के लिए एड ऑन होगा कि भाई हमारा बूथ लेवल तक अब कार्यकर्ता तैयार है। तो ये चीज समाजवादी पार्टी के लिए वहां पे फायदा हुआ। प्लस जो वोट जो कटे हैं, जो टेंटेटिव लिस्ट आई, तो उसमें लखनऊ, गाजियाबाद, इन सब डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा कटे जो कि बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, है ना। तो हम्म आप समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखें तो रामपुर में, मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में उस तरीके से वोट नहीं कटे। आजमगढ़ में जिस तरीके से, लखनऊ में, बनारस में या अर्बन एरियाज में कटे। हम्म समाजवादी पार्टी इसमें भी अपना फायदा देख रही है। नहीं, बिल्कुल वाकई मतलब 1.5 लाख एक बड़ा फिगर है। जब हम इसे विधानसभा सीटों में तकसीम करते हैं तो हर विधानसभा सीट पर 400 वर्कर, और अगर हम ज़िले में तकसीम करते हैं तो लगभग 2000, हर ज़िले में लगभग 2000 आपके वर्कर, डेडिकेटेड वर्कर ज़मीन पर हैं, जो कि अगर वो सक्रिय हैं तो अच्छा खासा असर दिखा सकते हैं। एक सवाल और मैं प्रशांत आपसे करना चाहता हूँ। इंडिया टुडे और सी वोटर का हर साल 2 बार, हर 6 महीने पर मूड ऑफ द नेशन सर्वे आता है, जो इस बात का आकलन करता है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं, यानी जिस वक्त वो सर्वे आया है आमतौर पर जनवरी में या फरवरी में और अगस्त सितंबर में, हर 6 महीने के बाद, तो हालिया जो सर्वे आया है वो बीजेपी के लिए थोड़ा उत्साह बढ़ाने वाला है। 2024 के मुकाबले ये सर्वे कहता है कि समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या 37 से घटकर 29 पर आ सकती है अगर आज चुनाव हो जाएं, और भाजपा की 33 से बढ़कर 44 पर जा सकती है। काफ़ी अच्छा उछाल भाजपा की प्रदर्शन में और काफ़ी गिरावट समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में ये एमओटीएन देख रहा है। क्या आपको ज़मीन पर दिखता है ऐसा? हाँ। हाँ। हाँ, मैं इस सर्वे से काफी हद तक सहमत हूँ, मुझे दिखता है ऐसा, क्योंकि हम्म तमाम लोग उस समय सांसद बन गए। इनमें से बहुत सारे लोगों ने, सच बताऊं तो मतलब हम सब लोग जो जमीन पर चुनाव उस समय देख रहे थे, तो हम लोग ये बात जरूर कह रहे थे कि माहौल ठीक नहीं है बीजेपी का पहले ही फेज से। और उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने आकलन भी बताए थे, और हम लोग यूपी तक पे भी उस दिनों डिबेट्स पे बैठा करते थे। लेकिन ये बात सच है कि सांसद बनने के बाद इनमें से मतलब बहुत सारे लोगों को शायद ये लग रहा होगा, कुछ कई लोगों को मैंने जो नोटिस किया, और उनसे बातचीत करके, और कुछ लोगों से कि मतलब उनमें शायद ये बात, क्या होता है ना, 2014 में भी कई लोग सांसद बन गए थे जिन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि वो सांसद कभी बन पाएंगे, या कोई सोच नहीं सकता था उनकी पार्टी में कि वो सांसद बन पाएंगे। ऐसे ही विपक्ष के साथ भी हुआ, तमाम लोग सांसद बन गए और कईयों को पता ही नहीं था कि वो सांसद बनने जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ। सीतापुर की सीट पे लोकसभा चुनाव था जब,
तो सीतापुर से अपोजिशन कांग्रेस के खाते में सीतापुर गई। कांग्रेस ने नकुल दुबे को सबसे पहले वो सीट ऑफर की, नकुल दुबे ने वो सीट लेने से मना कर दिया। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि सीतापुर से ऐसी सीट जो है वो आज के माहौल में, यानी 2024 के माहौल में जीती जा सकती है। उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद वो सीट किसी और नेता को ऑफर हुई, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके हम्म। बाद वो सीट के लिए एक बड़े नेता के भाई प्रयासरत थे, वो गए प्रियंका गांधी के किसी करीबी से मिलने, और लेकिन बात नहीं बनी, तो वो भी बैकआउट कर गए कि भाई वो चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। फिर हम्म। समाजवादी पार्टी के एक नेता को कांग्रेस की ओर से ऑफर हुआ कि आप सीतापुर लड़ जाइए, तो उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने भी सोचा कि पता नहीं कि लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, और मैं सीतापुर, वो सीतापुर के रहने वाले नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा मैं दूसरे जिले में जाके लड़ूं। उससे पहले एक और नेता ने यही सोचा था, बगल के ही नेता, जिले के नेता ने, कि भाई मैं दूसरे जिले में जाके क्यों लड़ूं। तो 4 एग्जाम्पल तो मैं जानता हूं जिन्होंने मना कर दिया कि सीतापुर की सीट नहीं लड़नी है। राकेश राठौर वॉज द फिफ्थ चॉइस। राकेश हम्म। राठौर वो चुनाव, जो पूर्व विधायक थे, वो उनको टिकट दिया आखिरी में कि भाई तुम लड़ लो या कोई तैयार नहीं है। राकेश राठौर वहां पर चुनाव लड़े और राकेश राठौर वहां पर चुनाव जीत गए, है ना। तो हम्म। ऐसे तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर लोगों को टिकट मिल गया। उनकी पार्टी में भी तमाम लोग को उम्मीद नहीं थी कि वो ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा में उनकी नैया पार लग गई। लोकसभा में तो चलो नैया पार लग गई, उसके बाद जो एक्टिविटीज हैं, जो मतलब जिस तरीके से एक्टिव रहना चाहिए, तो 5-6 सांसदों को के बारे में तो मैं जानता हूं जो उस तरीके से एक्टिव नहीं है, और उनको लग रहा है कि ये उस तरीके से किसी पे कुछ कहना, टिप्पणी करना नहीं ठीक है, लेकिन उनकी बातों हम्म। से, उनके आसपास के लोगों से जो फीडबैक मिलता है कि उनको लगता है कि वो अब सेल्फ मेड लीडर हैं, और अब वो सांसद बन गए हैं, तो अब जो है वो बड़ा नाम हो गए हैं। लेकिन बात लहर की है, पहले उस लहर में लोग जीत रहे थे, तो कोई सेल्फ मेड लीडर नहीं था। जो सेल्फ मेड लीडर होता है वो किसी भी लहर में जीत जाता है, उसका खुद सही का बात। भी 30-40 हजार वोट होता है उसको, वो किसी भी पार्टी में चला जाए उसका 25-30 हजार वोट बरकरार रहता है। तो उनमें से हम्म। बहुत लोग जीत जीत रहे थे, तो वहां लग रहा था बीजेपी में तमाम लोग को लग रहा था कि वो सेल्फ मेड लीडर हैं, और लहर की तो सेकेंडरी चीज है। वैसे ही अब इधर भी तमाम लोग को अपोजिशन में भी लग रहा है कि वो सेल्फ मेड लीडर हैं, और उनको तो अब जो है कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब लहर का खेल है। पार्टी सबसे बड़ी चीज है, सिंबल सबसे बड़ी चीज है। एक हमारे परिचित हैं, और अब सब ऑन एयर ही बात हो रही है, वो टीएमसी से चुनाव लड़े थे, ललितेश पति त्रिपाठी। हम्म। वो टीएमसी से चुनाव लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हार गए। भदोही से चुनाव लड़े थे वो। उनके हाँ। पास भी अगर सिंबल जो है कांग्रेस या सपा का होता, तो वो आज वो भी सांसद होते, है ना। हम्म। तो उस समय सिंबल पर वोट पड़ रहा था, और जिसके सिंबल पे जब 14 में लोग और 19 में लोग कमल दबा रहे थे, तो कमल के नाम पे तमाम लोग की नैया पार लग गई। तो शायद विधायकी का चुनाव या विधायकी चुनाव तो और टफ होता सांसदी से ज्यादा, जो उससे नीचे का भी चुनाव शायद नहीं जीत पाते, लेकिन वो सांसद बन गए। इसी तरह लोकसभा में भी, मैं किसी को हर्ट करने या किसी को चोट पहुंचाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने भी ऑब्जर्व किया है कि जिस तरीके से एक्टिविटीज अपने क्षेत्र में होनी चाहिए जीतने के बाद, उनमें से कम आधा दर्जन ऐसे सांसद हैं जिनकी एक्टिविटीज नहीं है, और वो लहर में जीत गए तो जीत गए। उसके बाद तो हम्म। सोशल मीडिया पर इधर उधर रील बनाने और भाषण देने से सिर्फ जमीन नहीं बदल सकती। सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, लेकिन आज भी जमीनी राजनीति एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मुझे लगता है एमओटीएन का सर्वे जो ये आया है, इससे मैं सहमत हूँ कि इनमें से कई सांसद जो हैं अगली बार चुनाव हार भी सकते हैं। बिल्कुल। हम्म। लेकिन अभी एक साल का वक्त बाकी है विधानसभा चुनाव में, और जिस तरह की सक्रियता हमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में दिख रही है, वो कम से कम ये गवाही देती हुई, ये ऐलान करती हुई तो नजर आ रही है कि इस बार वो किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहते। खासतौर पर ये इल्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं लेना चाहते कि अगर जल्दी तैयारी शुरू की होती तो नतीजे कुछ और आ सकते थे। तो तैयारी इस बार अखिलेश यादव ने जल्दी और पहले से शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इस तैयारी पर और बीजेपी के काउंटर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।